हेलो फ्रेंड्स, देखिए 7th क्लास की हिस्ट्री का 10th चैप्टर का हमने आधा कवर कर लिया था और आधा रह गया था। ये इसमें हम देख रहे थे कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से राजनीतिक गठन हुए थे। तो हमने देखिए कहाँ तक पढ़ लिया था। ये हमने देखिए राजपूतों के बारे में पढ़ लिया था और हम सिखों के बारे में स्टार्ट कर रहे थे। तो राजपूतों के बारे में देखिए पढ़ चुके थे हम। ये थोड़ा सा रह गया था हमारा। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था। तो देखिए बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों की अधीनता जो थी स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन से राजपूत राज्य ने मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की थी। तो वो था मेवाड़ जो राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और मुगलों से कई युद्ध किए थे। इसके बाद देखिए हम सिखों पर आ गए थे। सिख अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। तो हमने देखिए अध्याय 8 में पढ़ा था कि जो गुरु गोविंद थे, सिखों के 10वें गुरु थे, बस वहीं तक उनको ही गुरु का दर्जा दिया गया था, 10वें गुरु तक। उसके बाद गुरु का दर्जा खत्म हो गया था और इनका क्या था, राजनीतिक समुदाय गठित हो गया था। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की। तो गुरु गोविंद सिंह ने। और ये कब की थी, तो ये 1699 में की थी, याद रखेंगे आप। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। बंदा बहादुर जो इनके बाद जो आए थे, कौन थे, बंदा बहादुर थे। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। खालसा क्या था, ये इनकी देखिए सेना थी। इन्होंने एक सेना तैयार की थी युद्ध के लिए, उसी को खालसा कहा गया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। कहाँ पर, सतलज और यमुना नदी के बीच, आप मैप में देखेंगे। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उन्हें 1716 में मार दिया गया, बंदा बहादुर को। उसके बाद देखिए 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। देखिए समूह होते थे इनके लड़ाई के, तो पहले जत्थों में किया और बाद में मिसलों में किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थीं, दल खालसा कहलाती थीं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। देखिए ये राखी व्यवस्था वो नहीं है, राखी व्यवस्था क्या है, राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। मतलब कि सिखों से उनकी उपज का 20% लिया जाता था और बदले में उनको प्रोटेक्ट किया जाता था मुगलों से या बाहरी हमलों से। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। देखिए गुरु गोविंद सिंह ही थे जिन्होंने खालसा की स्थापना की और खालसा के अंदर इन्होंने इतनी प्रेरणा भर दी थी क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में थे सिख, और जो मुगल थे जिनसे लड़ने जा रहे थे उनकी सेना विशाल थी। तो इनको इतना प्रेरित किया कि इनको बोला गया कि शासन उनके भाग्य में है। और इन्होंने एक
नारा दिया था, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध जो था प्रकट कर सका। अब देखिए इतने छोटे से थे ये खालसा, और इन्होंने मुगलों के खिलाफ और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ तक विरोध किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के नाम में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। तो देखिए खुद पर विश्वास था कि हम लड़ सकते हैं। और देखिए आत्मविश्वास ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आसान लगने लगता है जब हमारे अंदर प्रेरणा और आत्मविश्वास हो। आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये रणजीत सिंह थे जिन्होंने 1799 में लाहौर तक को अपनी राजधानी बना लिया था। तो देखिए लाहौर तक पहुंच गए थे ये। तो ये इम्पोर्टेंट है ये भी कि किसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई सिखों में, तो महाराजा रणजीत सिंह। अब देखिए मराठों के बारे में पढ़ेंगे हम। एक मराठा राज्य था, कहाँ पर था ये देखेंगे। ये शिवाजी हैं, तो शिवाजी ने स्टार्ट किया था। देखिए 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। कहाँ पर? दक्कन में। दक्कन कहाँ है? महाराष्ट्र साइड में था, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। तो शाहजी कौन थे? इनके पिताजी थे, और जीजाबाई इनकी माता थीं। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। कोंडदेव कौन थे? इनके गुरु थे। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों को अविवादित मुखिया बना दिया, जिससे उनका क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध काल का प्रयोग किया करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव डाली। तो गुरिल्ला क्या था? गुरिल्ला पद्धति अपनाते थे ये युद्ध में छुपकर वार करना, उसी को गुरिल्ला पद्धति कहते हैं। और ये दो तरह का कर वसूलते थे मराठे। कौन कौन से? चौथ और सरदेशमुखी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है चौथ और सरदेशमुखी क्या है। तो ये कर था, कौन वसूलते थे? ये मराठा। यहाँ से पढ़ते हैं हम। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। तो देखिए ये बहुत शक्तिशाली थे मराठा। इन्होंने सफल विद्रोह किया था किसके प्रति? मुगलों के प्रति। शिवाजी जो 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। किसने? शिवाजी ने। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा कौन होते थे? जो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बना। जो पुणे था वो मराठा राज्य की राजधानी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मराठा राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पुणे। और देखिए ये जो शिवाजी थे, शिवाजी के बाद पेशवा ही सबसे ऊपर होता था। पेशवा को ही प्रधानमंत्री माना जाता था। पेशवाओं की देखरेख में मराठा ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे
और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने वाले और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शने शने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। तो 1720 के दशक में देखिए मालवा और गुजरात दोनों पर मराठों ने अपना राज कर लिया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और संपूर्ण दक्कन क्षेत्र जो था वो मराठा के अंतर्गत आ गया था 1730 के दशक में। दशक मतलब 10 साल के समय में। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। कौन से क्षेत्र में? दक्कन क्षेत्र पर ये चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते थे। तो चौथ और सरदेशमुखी ये 2 कर लगाते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथ क्या होता था? देखिए 1/4, तो ये 25% जमींदारों द्वारा वसूल जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था, जो दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। 25 चौथ मतलब चौथ से ही समझ जाएंगे आप। 1/4 मतलब 25%। 100% का 1/4 मतलब 25%। अब देखते हैं सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या था? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था ये। अब देखिए 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। 1737 में इन्होंने दिल्ली पर धावा बोल दिया। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गईं। देखिए यहाँ तक इन्होंने राज्य फैला लिया था अपना, पूर्व में बंगाल उड़ीसा तक, उत्तर में राजस्थान तक। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल ही गया। देखिए यहाँ इतना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था इन्होंने कि इन्हें बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते थे, कर वसूलने लगे थे ये, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। तो देखिए ये मराठों की ही अलग अलग क्या कह सकते हैं इसको, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले, ये अलग अलग मराठे थे, अलग अलग समूहों में बट गए थे, ये अलग अलग राज करते थे, संसाधन मिल गए, अलग अलग थे ये। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, देखिए उज्जैन कहाँ थे, सॉरी सिंधिया कहाँ पर अधिकार जमाए हुए थे? उज्जैन में। और इंदौर कहाँ के थे, सॉरी होलकर कहाँ के थे? इंदौर के। होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। क्या? इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उज्जैन में कौन थे? सिंधिया थे, और इंदौर में कौन थे? होलकर थे। ये याद रखेंगे आप। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित
रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को अपने पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। तो देखिए इन्होंने अपने व्यापार को फैलाया और इन्होंने अपने राज्य को फैलाकर व्यापारिक संसाधन इकट्ठे किए, जिससे ये इनका व्यापार फलने फूलने लगा था। देखिए बाजीराव प्रथम के बारे में दिया है ये। देखिए बाजीराव प्रथम का जो राज था ये इससे 1720 से 1761 तक ही रहे थे ये बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे ये बाजीराव प्रथम। वे एक महान सेनापति थे, महान मराठा सेनापति थे। देखिए सबसे ज़्यादा महान मराठा सेनापति यही कहलाए थे, जिनको क्या बोलते थे, पेशवा। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। विंध्य के पार, विंध्यांचल के ऊपर उन्होंने ही अपना राज्य विस्तार किया था। कौन कौन सी जगह? मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। इन पर ही ये मूवी बनी हुई है, बाजीराव मस्तानी, आपने देखी होगी। बाजीराव प्रथम कितने शक्तिशाली थे। अब देखिए आ जाते हैं जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। कहाँ पर? दिल्ली के पश्चिम में थे ये जाट। 1660 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। कहाँ? दिल्ली और आगरा के बीच का जो क्षेत्र था। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, आधुनिक जो राजस्थान में है, संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो किसने बनवाया था ये लोहागढ़ का किला? सूरजमल ने बनवाया था। आगे देखते हैं। जाट समृद्ध कृषक थे। कौन थे ये? कृषि करते थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक अन्य मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से तथा इसके बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। अब देखिए अंबर और आगरा में ज़्यादातर किसने चीज़ें बनवाई थीं? तो शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शाही वास्तुकला से जिस रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, देखिए वास्तुकला, तो वही दीग की इमारतों में उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थीं। तो इसने जो चीज़ें बनवाई थीं, राजमहल बनवाया था दीग का, वो इसी वास्तुकला पर बनवाया था जो शाहजहां ने बनवा रखी थी। जो शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया था दिल्ली में, उसी की तर्ज पर देखिए इसने ये बनवाया था। ये क्या है? 18वीं शताब्दी का दीग राजमहल समूह है। ये इमारत की छत पर मुख्य भवन सभा के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। तो ये देखिए ये वाली जो वास्तुकला थी इस टाइप की, ये शाहजहां ने ही स्टार्ट की थी। आगे देखते हैं।
ये चैप्टर देखिए समाप्त हो गया है। आप इसको ध्यान से और अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। एक बार आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, दूसरी बार आप इससे नोट्स तैयार करेंगे, तब आपको अच्छे से आप इसको हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। कि फ्रांसीसी क्रांति, तो अनियंत्र क्या हो रहा था इसी समय 1779 से 1794 तक। तो 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिम दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। तो देखिए, ये जो होते थे राज्य में, ये अपना जो अभिजात वर्ग होता था अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था कि ये अधिकार हमारा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्थिति मतलब कि जिसकी जो योग्यता हो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे पद मिलना चाहिए। ऐसा कहाँ से आया? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही संभव हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने ये सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार को सत्ता लोगों से बननी चाहिए, जो सरकार की सत्ता है वो लोगों के द्वारा बननी चाहिए, और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए, और जनता जो है वो सरकार के कामों में हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। देखिए, ये सब फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके बाद ही संभव हुआ है। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। तो भारत में कब से आए ये विचार? तो ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें। अब आप देखिए, ये आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सूबेदार कौन होता है? प्रांतीय सूबेदार, सूबेदार। फौजदार कौन होता है? फौजदार एक सैन्य कमांडर होता है। फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर को कहते थे। और मिस्ल किसे कहते थे? मिस्ल सिखों का सिख योद्धाओं का समूह होता था। मिस्ल हमने देखा, मिस्ल में बट गए थे वो, दल खालसा जो होता था मिस्लों में बट गए थे। और ये इजारादार, इजारादार क्या होता है? चौथ देखेंगे, मराठा द्वारा लगाया गया कर, चौथ और सरदेशमुखी 2 कर लगाते थे वो। और कुणबी, मराठा कृषक योद्धा था कुणबी। और उच्च अभिजात, इजारादार कौन होता था? एक राजस्व कृषक। जो इजारेदार प्रथा थी, कहाँ पर थी? ये मुगलों की थी। और उमरा क्या होता है? उमरा एक उच्च अभिजात को उमरा कहते हैं। ये हो गया। ये बीच शब्द पढ़ सकते हैं आप, सूबेदारी, दल खालसा, मिस्ल, फौजदारी, इजारेदारी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।